नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करते हैं खबरों की ओर। ऑनलाइन गेम और धन परिवर्तन रैकेट के आरोप में गिरफ्तार शाहनवाज खान उर्फ बद्दू को गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दू से पुलिस पूछताछ कर रही है। सोमवार देर रात उसे कड़ी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद लाया गया था। पुलिस को बद्दू के मोबाइल में 2 मेल आईडी मिली है। उसमें एक उसी के नाम से, दूसरी आईडी किसी अन्य व्यक्ति के नाम की है। तो दूसरी आईडी में एक मेल मिला है जिसमें पाकिस्तान से संबंधित एक आईडी बद्दू को भेजा गया है, जिसकी पुलिस जांच में जुट चुकी है। बता दें कि थाने कोर्ट ने बद्दू को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, देखिए, ट्रांजिट रिमांड तो मिल चुकी थी पहले से, अब न्यायिक हिरासत भी 14 दिनों को मिल चुकी है, और क्या कुछ अहम जानकारी इस केस से जुड़े हुए आपके पास है? देखिए, चूंकि मैं बता दूं आपको, ये पूरी जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं बद्दू जो शाहनवाज है उसके ऊपर टिका हुआ था। जिस तरीके से उसे मुंबई से गाजियाबाद लाने की बात की थी, उसे गाजियाबाद लाया गया। उसे गाजियाबाद लाने के बाद उसका मेडिकल कराया गया, जो कि शबीनगर थाना क्षेत्र की पुलिस उससे लेके गई थी, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र इसमें आ रहा है, पाकिस्तान के जिक्र का कहीं ना कहीं मेल से खुलासा हुआ है। जो मेल आईडी है उससे कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है, जिससे कहा जा सकता है कि इसके जो रैकेट है कहीं ना कहीं बड़े तार है वो भी जुड़े हो सकते हैं। जिससे बताया ये जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस कहीं ना कहीं इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि इसमें आईबी और एटीएस भी लगातार जांच कर रही है, जिसकी वजह से गाजियाबाद पुलिस ने कई अहम खुलासे इसमें करने की बात कही थी। बद्दू का आना गाजियाबाद लाजमी कहीं ना कहीं हो रहा था, जिससे गाजियाबाद उसको अब लाया गया है। गाजियाबाद लाने के बाद उसकी पूछताछ जो है वो कड़ी कर दी जाएगी। जिस तरीके से उसके सवालों की फहरिस्त है, वो सवाल उससे पूछे जाएंगे कि इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है, किन किन लोगों से वो मिलता था, किन किन लोगों को इसमें धर्मांतरण को लेकर इसमें जाल में इसको लेकर आया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उन सब पर एक बार नजर डाली जाएगी। सब पर बातचीत गाजियाबाद पुलिस करेगी। बिल्कुल, सवालों की फहरिस्त तो पुलिस ने तैयार कर रखी है, लेकिन इससे इधर देखा जाए तो 2 आईडी बरामद हुई है, 2 ईमेल आईडी बरामद हुई है। क्या कुछ खास जानकारी उस ईमेल आईडी से मिल पाई है? देखिए, जो मेल आईडी से बरामद हुई है, उन मेल आईडी पर पुलिस जांच का विषय बना हुआ है, उस पर जांच कर रही है। जिस तरीके से मुंबई से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही थी, मुंबई से इसको लाया गया था। मुंबई से कहीं ना कहीं जाकिर नाइक का नाम सामने इसमें आ रहा था। जाकिर नाइक के बाद मुंबई से इसको जो शाहनवाज जो बद्दू है उसको लाने के लिए गाजियाबाद की टीम जो पूरी तरीके से रवाना हुई थी। उसी में साइबर सेल और अन्य आईबी और एटीएस की जो इसमें जांच है वो कहीं अब तेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र आ गया है। और पाकिस्तान का जो मेल आईडी का मसला है, कहीं ना कहीं फंडिंग का भी जरिया बताया जा रहा है कि फंडिंग भी इसमें पाकिस्तान से हो सकती है। हालांकि जो जिस तरीके का गेम था, जो गेम कहीं ना कहीं खेलते थे लोग, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र पाकिस्तान से जोड़ा गया था, जिससे देखा जा सकता है बड़े कहीं ना कहीं खुलासे इसमें गाजियाबाद पुलिस कर सकती है। 2 लोग अभी तक पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं, तो क्या और भी इस गैंग से जुड़े हुए किसी शख्स के बारे में जानकारी मिल पाई है पुलिस को? फिलहाल बद्दू को कोर्ट से जिस तरीके से लाया गया है, कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट से लाया गया है, क्योंकि कोर्ट में से ले जाने के लिए कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही थी। भीड़ के साथ साथ जो पुलिस के सवाल है वो कहीं ना कहीं बंद कमरे में होंगे, क्योंकि मीडिया से भी बचना पुलिस को बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मीडिया का कहीं ना कहीं दखल इसमें हो जाता है, क्योंकि मीडिया से बचने की पुलिस कई दिन से नजर आ रही थी। जिस तरीके से मीडिया के सवाल थे, उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। हालांकि पुलिस ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त के 10-11 दिन से दूर था, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का सवाल बन रहे थे। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद लाई है। गाजियाबाद लाने के बाद जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इससे होंगे, तो तब आगे की जो कार्रवाई है उस पर बातचीत होगी, और आगे के जो सवाल है उस पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए नदीम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के मामले में पूरे प्रदेश के माहौल को गर्मा कर रख दिया है। इस मामले में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से मुलाकात कर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी तरफ इसको लेकर जहां उत्तरकाशी में 15 जून को हिंदुओं ने महापंचायत बुलाई है, तो वही 18 जून को देहरादून में मुस्लिम समुदाय की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है। बता दें कि लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुरोला से अब तक 8 व्यापारी दुकानें छोड़कर जा चुके हैं, तो यमुना घाटी में दुकान छोड़ने वालों की संख्या अब 12 हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंथरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी धीरे धीरे कर ये दुकान खाली करने वाले और यहां से जाने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। माहौल काफी गर्मा गया है।
जी बिल्कुल, लव जिहाद की घटना इस समय कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर उत्तराखंड में बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में जिस प्रकार से 1 महीने के भीतर 2 मामले लव जिहाद के सामने आए हैं और उसमें नाबालिग युवतियों को ये कह सकते हैं कि बहला फुसला कर भगाने के जो ये वारदात सामने हुई है, उसको लेकर क्षेत्र में इस समय काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और क्षेत्रीय जनता लगातार जो विशेष समुदाय के जो लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ आक्रोश यहाँ पर प्रकट कर रही है। और यही वजह है कि स्थानीय जनता के इस आक्रोश को देखते हुए, भय के इस माहौल को देखते हुए जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर यहाँ पर हो चुके हैं। पूरे जनपद की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 महीने के भीतर 12 व्यापारी अपनी दुकानें यहाँ से छोड़ चुके हैं, जो यहाँ से क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं, देहरादून या दूसरी जगहों पर वो जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और आगामी जो कह सकते हैं कि दूसरे जो व्यापारी हैं यहाँ पर विशेष समुदाय के, वो भी अभी तक अपनी दुकानें नहीं खोल पाए हैं। लगातार जो स्थानीय जनता है वो लगातार इसका विरोध यहाँ पर कर रही है। और अब ये कह सकते हैं कि जो लगातार जो खबरें आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि 15 जून को उस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय जो जनता है उन्होंने महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में विशेष समुदाय के लोगों को लेकर एक आक्रोश प्रकट किया जाएगा और उनको लेकर कोई बड़ा निर्णय क्षेत्रीय जनता यहाँ पर ले सकती है, जिसमें उनका पूरी तरीके से विरोध यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन लगातार जनता से सहयोग की अपील यहाँ पर कर रहा है, पंचायत में बुलाने की बात यहाँ पर कर रहा है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता वो काफी आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि यमुना घाटी में जिस प्रकार से लव जिहाद की घटनाओं ने दस्तक दी है उससे पूरा क्षेत्र का जो माहौल है वो इस समय दहशत में नजर आ रहा है। लगातार विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जो आक्रोश है और भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जी, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की, क्या कुछ इस मुलाकात में निकल के सामने है? अभी क्या कुछ जानकारी इस मुलाकात से जुड़ी हुई आपके पास है? जिस तरीके से घटना यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जो आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वरिष्ठ जो जन हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय पर मुलाकात करी, उन्हें एक मांग पत्र दिया और जो भय का माहौल उस क्षेत्र में बना है उस भय के माहौल से व्यापारियों को सुरक्षित करने की मांग उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त यहाँ पर उन सभी मुस्लिम नेताओं को यहाँ पर किया है और कहा है कि सरकार अपने स्तर पर हर वो प्रयास यहाँ पर कर रही है कि राज्य का जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बिगड़ने ना पाए। जो आम जनता की जो मांगे हैं उनको भी देखा जाए और जो कानून बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, जो कानून के खिलाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जो आक्रोश है वो शांत नहीं बल्कि बीतते समय के साथ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, लेकिन लव जिहाद के केस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पे लगाम लगाने के लिए क्या कुछ और किया जाएगा सरकार की तरफ से? क्योंकि बैठकें हो रही है लगातार लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है अभी। बिल्कुल, ये सिर्फ उत्तराखंड के एक जनपद की बात नहीं है। इस समय कह सकते हैं कि इस लव जिहाद की जो घटनाएं हैं उत्तरकाशी के साथ साथ चमोली जनपद में आ चुकी है, रुद्रप्रयाग जनपद में भी देखने को मिली है, पिथौरागढ़ जैसे जो सुदूरवर्ती जनपद है वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस समय पूरे प्रदेश के भीतर लव जिहाद को लेकर एक आक्रोश स्थानीय जनता के मन में भड़क रहा है। इन सभी आक्रोशों में जिस प्रकार से विशेष समुदाय के युवकों की तरफ से नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने की बात सामने आई है, तो ऐसे में यह आक्रोश लाजमी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में प्रशासन और सरकार दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय और सरकार काफी हद तक ये कह सकते हैं कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए, उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे देहरादून में होने वाली मुस्लिम महापंचायत को लेकर पुलिस की सतर्कता हो या फिर उत्तरकाशी जनपद में जो महापंचायत 15 जून को होनी है, चाहे उसको लेकर जिला प्रशासन के सभी जगहों पर पुलिस और प्रशासन अपना काम करता नजर आ रहा है। लेकिन ये इस समय ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो शांत माहौल है वो लव जिहाद की से भड़कावा जरूर नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तमाम जानकारियों के लिए। तो कासगंज जिले के अलग अलग 3 बारात में सहभागिता करने गए 4 दर्जन से अधिक बाराती फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। तबीयत खराब होने पर सभी बारातियों को कासगंज, अंबापुर, पटियाली के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कासगंज जिला अस्पताल के सीएमएस संजीव सक्सेना के मुताबिक सभी बारातियों की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल बारात में खाना खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो कासगंज में बारातियों की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें कि इसके बाद से इनको अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग तबीयत बिगड़ने का कारण बताया जा रहा है। ऐसे में 4 दर्जन से अधिक बाराती जो है वो बीमार हो चुके हैं। आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर का कहना है कि अब सब खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। फूड पॉइजनिंग की वजह इनके बीमार होने का कारण बताया गया है। ऐसे में 4 दर्जन से अधिक बाराती बीमार हुए हैं। शादी की दावत खाने के बाद उन्होंने महसूस हुई परेशानी इन्हें, लेकिन उनको ये था कि शायद ठीक हो जाएंगे। अब सुबह 7 बजे तक इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 7:30 बजे ये लोग हमारे पास आए, बुरा हाल था, उल्टी, दस्त, बुखार और चक्कर आना। उसके बाद जब देखा गया, हिस्ट्री ली गई, पता लगा क्या परेशानी है। फूड पॉइजनिंग समझ में आ गई थी। डॉक्टर्स की टीम हमारी लग गई थी, स्टाफ सारा लगा हुआ था और बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर दिया। तो फूड पॉइजनिंग का शिकार ये बाराती हुए हैं। 4 दर्जन से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। हालांकि अब सब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि सबके सब बाराती जो है वो खतरे से बाहर है, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। ऐसे में गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब सबके सब खतरे से बाहर है। 4 दर्जन से ज्यादा बाराती जो हैं वो बीमार हो चुके हैं और जिसके बाद उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन राहत भरी खबर यही है कि सबके सब खतरे से बाहर है। ऐसे में फूड पॉइजनिंग का शिकार सबके सब हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर संजीव सक्सेना की तरफ से कहा गया है कि अब सबके सब खतरे से बाहर है। उनको दवाई दे दी गई है, इलाज उनका लगातार चल रहा है और कोई भी किसी की भी हालत गंभीर नहीं बनी हुई है। तो देखिए, ये मामला निकल के सामने आया है कासगंज से, जहां बाराती बीमार हो चुके हैं, खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में और ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां बारातियों का इलाज चल रहा है। इसके बाद से उनको अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया। हालांकि सबके सब अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बिजनौर के थाना धामपुर के टीचर्स कॉलोनी में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले के आरोपी केंद्रपाल के घर और बैंक खातों की ईडी ने जांच की है। ईडी ने केंद्रपाल की पत्नी की मौजूदगी में बैंक खातों की जांच की है। आपको बता दें कि केंद्रपाल यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, जो इस वक्त देहरादून के जेल में बंद है। केंद्रपाल के घर लगातार अब जांच हो रही है और बैंक कर्मी पहुंचे हैं, खाते की जांच हो रही है, उनकी पत्नी के सामने जांच पड़ताल हो रही है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ऐसे में ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर मास्टरमाइंड जो है केंद्रपाल बताया जा रहा है। देहरादून जेल में बंद है केंद्रपाल इस वक्त। उसकी पत्नी की मौजूदगी में तमाम जांच पड़ताल हो रही है। बैंक को खंगाले जा रहे हैं, बैंक में भी जांच हुई है और ऐसे में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है। केंद्रपाल के घर पर जांच हुई है, उनकी पत्नी की मौजूदगी में ये जांच पड़ताल कर रही है लगातार पुलिस और बैंक खाते भी उनके खंगाले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये मामला अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की जांच अब और भी ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। केंद्रपाल के तमाम खातों की जांच की जा रही है पत्नी की मौजूदगी में और ऐसे में ईडी भी जांच में शामिल होती हुई नजर आ रही है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का पूरा मामला है और केंद्रपाल इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसको लेकर अब ईडी भी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। पुलिस भी जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। बता दें कि उनके बैंक खातों को खंगाला गया है पुलिस की निगरानी में और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और ऐसे में अब मामला और भी ज्यादा जांच पड़ताल का जो मामला है वो ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस सक्रिय है, ईडी भी उनके साथ लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में बैंक खातों की जांच पड़ताल की गई है। केंद्रपाल की पत्नी की मौजूदगी में बैंक खातों की जांच पड़ताल की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या है पूरा मामला, पहले तो विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर के धामपुर इलाके का मामला है, जहाँ
जो यूपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसका मुख्य आरोपी केंद्रपाल बैठा है। लगभग 8 महीने पहले उत्तराखंड के एसटीएफ ने उसको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब एक जमानत तोड़वा करके दूसरे मामले में जेल गया था। तो पुलिस और एसटीएफ उसको गिरफ्तार करके उत्तराखंड ले गई थी। लगभग 8 महीने से वो देहरादून की जेल में बंद है। इस पूरे मामले में यूपीएससी ने जो है इसमें जांच के लिए ईडी को मांग की थी। तो ईडी की टीम आज बिजनौर के धामपुर इलाके में पहुंची और जो मुख्य आरोपी है पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है केंद्रपाल, उसके घर पर पहुंची। ईडी की टीम ने उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर के उसके जो बिल्डिंग है, उसके मकान है, जमीन है, जायदाद है, उसके कागजात की बारीकी से जांच की। साथ ही उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर बैंक गई और बैंक जाकर के जो बैंक अकाउंट है, लॉकर है, उसकी बारीकी से जांच की। इतनी संपत्ति मिली है, उसकी दौलत या धन मिला है, कैश मिला है। इस किसी मामले की अभी ईडी के कोई अफसर कुछ कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल ईडी की टीम लगातार जांच करने में जुटी हुई है। क्या केंद्रपाल इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इस पूरे यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में और किसी की भी गिरफ्तारी हुई है? कितने लोग इसमें सम्मिलित बताए जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी से जुड़ी हुई है सही? देखिए, उत्तराखंड का एक बड़ा मामला था। इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में भी लगातार उत्तराखंड की एसटीएफ और बिजनौर की जो पुलिस है लगातार दबिश दे रही थी और उत्तराखंड की पुलिस भी लगातार दबिश दे रही थी। कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया। धामपुर इलाके के जो 2 लोग हैं सामने निकल के आए थे। जो 2 लोग इसमें मुख्य आरोपी थे, तो सबसे जो मुख्य नाम इसमें निकल के आया था, जो साजिश करता था, जो रचयिता था पूरी घटनाक्रम का, वो केंद्रपाल बताया जा रहा था। फिलहाल केंद्रपाल जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जेल में बंद है और उसकी ही जाँच के लिए ईडी की टीम बिजनौर के धामपुर इलाके में पहुंची थी। क्या पुलिस वहां पे पहुंची थी पूछताछ करने के लिए? किसी भी तरीके की अहम जानकारी, अहम सुराग निकल के सामने आया है क्या? क्योंकि बैंक खाते तो लगातार खंगाले जा रहे हैं, अब एक्टिव होते हुए पुलिस लगातार नजर आ रही है जहीर। अब बिल्कुल देखिए, जो ईडी की टीम आज पहुंची थी, तो सुरक्षा के लिहाज से धामपुर की पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और पुलिस की अच्छी खासी तादाद वहां पर मौजूद थी। जब ईडी की टीम घर में दाखिल हुई तो बारीकी से कई घंटे तक वहां तलाशी अभियान चलाया गया। दस्तावेज जो थे उनकी बारीकी से जांच की गई, क्योंकि जो केंद्रपाल है उससे भी कहीं ना कहीं ईडी की टीम ने पूछताछ की होगी जेल के अंदर। उसने कुछ अहम सुराग दिए होंगे। उन सुराग की पुष्टि करने के लिए आज टीम बिजनौर के धामपुर इलाके में पहुंची थी और साथ ही जो पंजाब नेशनल बैंक है उस बैंक के अंदर भी गई। बैंक के जो अकाउंट है, अकाउंट पे भी बारीकी से तलाश किया कितना इसमें अकाउंट। ये पूरे जांच पड़ताल के बीच क्या उनकी पत्नी का कोई बयान निकल के सामने आया है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? अब बिल्कुल देखिए, ईडी की तरफ से बिल्कुल बेहद गोपनीय मामला रखा गया था, क्योंकि मीडिया को जानकारी मिली तब तक वो गाड़ी में बिठा चुके थे। उसको गाड़ी में बिठा करके बैंक ले जाया गया था। अभी किसी भी कोई सरकारी कर्मचारी या केंद्रपाल की पत्नी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया अभी तक। तो पुलिस का क्या कहना है, कब तक जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश अलग अलग दोनों प्रदेश है। तो टीम यहाँ पर आई थी, क्योंकि ये तो जानकारी जानकर जो ईडी की टीम आई तो देहरादून से मिल पाएगी कि इसमें कब तक क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर ईडी की टीम जांच करने के लिए आ जाएगी। जी बिल्कुल, वो तो वक्त बताएगा क्या आगे की कार्रवाई होती है, कब तक जांच पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सही तमाम जानकारियों के लिए। और स्कूल जाबो पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े पर, ये छत्तीसगढ़िया स्लोगन बच्चों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाने के लिए लिखा गया है, ताकि शिक्षा हासिल कर वो अच्छे पदों पर बैठ समाज को एक नई दिशा दे सके। लेकिन प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के खुद गृह जिले सूरजपुर में विभागीय लापरवाही के कारण 209 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। सूरजपुर जिले के शिक्षा विभाग ने 4 स्कूलों के 10वीं के 209 छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल में सामूहिक नकल का हवाला देते हुए रिजल्ट रोक दिया है और सत्र शुरू होने से पहले ही गणित में फेल कर दिया है, जिसके बाद बच्चे मजबूरन साल खराब होने के डर से दोबारा परीक्षा देने को मजबूर है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। तो लापरवाही सामने आई है। अब लापरवाही इस कदर है कि बच्चे अब दोबारा से पेपर देने के लिए तैयार हो चुके हैं, ताकि उनका पूरा 1 साल बर्बाद ना हो। और ये विभाग की लापरवाही नकल के कारण हुई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है और इसके बाद से जो रिजल्ट आया है उसमें काफी कुछ गड़बड़ियां बताई जा रही है। और लेकिन ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है काफी कुछ बयां करती है कि छत्तीसगढ़ में इस
तरीके के स्लोगन जो दिए जा रहे हैं, क्या उससे सच्ची में बच्चों के भविष्य आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ का जो सीन है ये बिल्कुल भी बयान नहीं करता है कि बच्चे के भविष्य अब लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, मजबूरन बच्चों को दोबारा से पेपर देना पड़ रहा है। हालांकि बच्चों ने पूरी कोशिश की थी कि पेपर निकाला जा सके उनकी तरफ से पूरी तरीके से, लेकिन ये जो लापरवाही निकल के सामने आई है और इसके बाद से कई सवाल शिक्षा विभाग पे खड़े होते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार पे खड़े होते हैं कि बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक साथ 209 बच्चे फेल हुए हैं, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। 209 की संख्या अपने आप में काफी बड़ी है। एक साथ इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं और ऐसे में बच्चों को मजबूरन जो है दोबारा पेपर देना पड़ रहा है और ताकि उनका एक साल बर्बाद ना हो। और ऐसे में परीक्षा के वक्त में क्या जांच नहीं की गई थी, ये कैसा रिजल्ट है, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, 209 का आंकड़ा कम नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये परशुराम परीक्षा केंद्र का है, जहां पर 4 स्कूल के छात्र 10वीं के बोर्ड एग्जाम देने के लिए बैठे हुए थे। पहले तो इनका रिजल्ट होल्ड कर दिया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। उसके बाद इन छात्रों को जब इनके परिणाम इनके हाथ में दिए गए तो देखा गया कि गणित विषय में इनके सभी के जो मार्क्स है वो टोटल 0-0 है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र अब पूरक हो गए हैं और उनको दोबारा से सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात हो कि जब इस मामले में शिक्षा मंत्री से बात की गई तो उन्होंने भी इसमें एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने किसी भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जो लोग इसके लिए दोषी थे। उन्होंने सीधा कहा कि छात्रों को दोबारा सप्लीमेंट्री की व्यवस्था करा दी जाए ताकि उन लोग अपना एग्जाम दे सके। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि जब छात्रों को दोबारा जब सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं उनके मार्कशीट में सप्लीमेंट्री का टैग लग जाएगा और जो छात्र अपने भविष्य संवारने के सपने संजोए हुए वो कहीं ना कहीं पीछे बैकफुट में आते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ा दाग ये साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर लापरवाही की बात की जाए तो किसकी लापरवाही निकल के सामने आ रही है, किसकी तरफ से ये हरकत की गई जिसके बाद से 209 का आंकड़ा सामने आया है बच्चों के फेल होने का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों में अगर देखा जाए तो एक अंतर है। शिक्षा विभाग का अपना तर है कि हमने तो उड़नदस्ता की कई टीमें गठित की थी, हमारे द्वारा अधिकारियों का दौरा भी हुआ, उड़नदस्ता की टीम भी वहां पे जाके चेकिंग की। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल जहाँ पे कॉपी चेक होने गई थी वहां का कहना है कि कहीं ना कहीं सभी छात्रों के जो उत्तर है वो सेम है। यहाँ पे छात्र उसकी वजह से उनको होल्ड कर दिया गया था, उनका रिजल्ट और 0 कर दिया गया है। जी, लेकिन उत्तर से में यानी कि नकल का एक एंगल भी लेके आ रहे हैं क्या इसमें शिक्षा विभाग? जी बिल्कुल, पूरा माध्यमिक शिक्षा मंडल का यही कहना है कि जो मामले हैं वो सामूहिक नकल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सभी छात्रों को 0 नंबर दिया गया गणित विषय में। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस जो फैसले के बाद एक बड़ी संख्या में छात्र पूरक हो चुके हैं और इस पे कोई भी आगे आके कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, छात्रों का क्या कुछ कहना है, उनके परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आई इस पूरे मामले में? देखिए, छात्र जो पूरे साल पढ़ाई किए, तब मेहनत करके नियमों के तहत उन्होंने एग्जाम फाइट किया और उड़नदस्ता की टीम जब वहां पे पहुंची थी तो उन्होंने उनका जो चेकिंग में था उसमें भी सहयोग किया था कि कोई भी नकल हुई, इसलिए वहां पे प्रकरण सामने नहीं आया था। लेकिन ऐसा आने के बाद अब छात्र कहीं ना कहीं हताश नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब दोबारा से इस भीषण गर्मी में पूरक परीक्षा के लिए अपने आवेदन जमा करने चालू कर दिए, क्योंकि अगर नहीं जमा करेंगे आवेदन तो कहीं ना कहीं उनका साल खराब होने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए अब मजबूरीवश असहाय छात्र अब स्कूलों का रुख कर रहे हैं और अपने दोबारा सप्लीमेंट्री एग्जाम देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी, जाहिर सी बात है, एक साल का वक्त कौन खराब करना चाहता है, बेहद कीमती वक्त होता है ये। लेकिन बात की जाए अंकित, तो ये आंकड़ा जो 209 बच्चों के फेल होने का निकल के सामने आया है, वही पास होने वाले बच्चों के आंकड़े की बात की जाए तो वो कितना सामने आया है? देखिए, मैं बता दूं, इस जो परीक्षा केंद्र में जितने भी 10वीं के बच्चे बैठे हुए थे, दर्ज संख्या
214 थी, जिसमें से 209 बच्चे इसमें उपस्थित मिले थे। वो पूरे 209 बच्चों का रिजल्ट सप्लीमेंट्री आया हुआ है। फेल इसमें कोई भी नहीं हुए हैं, सभी के सभी को पूरक सूची में डाल दिया गया है। जिसके बाद जहां एक ग्रामीणों में बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि के साथ जो लोग इस मामले को जान रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके जी बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं शिक्षा विभाग का। 209 का आंकड़ा कम नहीं होता, 209 बच्चे परीक्षा देने के लिए गए थे और ऐसे में सारे के सारे बच्चे फेल बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। तो देखिए ये बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया है। फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।